नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की तर्ज पर भाजपा शासित राज्यों में लागू होगा यूसीसी। धामी ने पीएम और गृह मंत्री का जताया आभार। वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 4 सप्ताह में बनेगी पॉलिसी। सीएम धामी का पौड़ी गढ़वाल दौरा। दोपहर को सतपुतली झील का करेंगे शिलान्यास। विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से मिली राशि 1480 करोड़ रुपए हुए मंजूर। आपदा सचिव ने कहा सीएम धामी के विशेष प्रयास से मिली धनराशि। देहरादून में कांग्रेस का आज प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री शाह के अंबेडकर के कथित बयान पर गरमाई सियासत। एसले हॉल चौक में करेंगे विरोध। किया जाएगा पुतला दहन। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई पर्यवेक्षकों की टीम। विधायक और संगठन पदाधिकारियों से ले रहे फीडबैक। 3 दावेदारों का होगा पैनल। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाई जाए। सीएम धामी ने एक बैठक के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्रवाई में तेजी लाई जाए। 2 नए शहरों को विकसित करने की कार्य योजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी। आज यूआईडीबी जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बॉन्ड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर, कि विरासत भी बनी रहे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरें, इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो जल्दी हमारे क्रमानुसार जल्दी होंगी, जिससे कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तेज़ी से धरातल पर उतरें। और हमने जून 2026 तक का लक्ष्य लिया है कि सारे प्रोजेक्टों में एक विधिवत रूप से काम प्रारंभ हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अनुच्छेद 370 और एक देश एक चुनाव की तरह संसद के बजाय विधानसभा के जरिए अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाएगी। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा कल पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 12 बजे सतपुतली झील का शिलान्यास और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित होगा। तो वहीं शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन देहरादून में योजना राज्य सरकार पुस्तक का विमोचन करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर उत्तराखंड में भी सियासत गरमाई हुई है। देहरादून के एसले हॉल चौक में कांग्रेसी भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर नाराजगी जताएंगे। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। अमित शाह की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी से नाराज हैं। दोपहर बाद ये प्रदर्शन शुरू होगा। बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद ये नाराजगी सामने आई है। इसको लेकर देहरादून के एसले हॉल चौक में कांग्रेसी जन भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद चौतरफा नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेसियों में। उत्तराखंड में भी नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। क्या कुछ इसको लेकर उनकी रणनीति है? बिल्कुल भानु, आपको बता दें कि अमित शाह का बयान जब से भीमराव अम्बेडकर पर आया है तब से लेकर के विपक्ष को लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को लेकर के केंद्र से लेकर के राज्य स्तर पर कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। साथ ही इसमें विपक्ष के जितनी पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस का साथ दे रही हैं। अगर बात उत्तराखंड की जाए तो यहाँ पर आज महानगर कांग्रेस के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। साथ ही लोगों में ये प्रचार कर रही है कि जो अमित शाह ने अम्बेडकर पर बयान दिया है वो काफी आपत्तिजनक है। साथियों कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हैं तो संविधान के जो रचयिता है उनके सम्मान नहीं कर पाती है बीजेपी। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को लगता है कि एक बहुत बड़ा जो मुद्दा मिल जाए तो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है और अपना प्रदर्शन कर रही है। मानो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड नगर निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा प्रत्येक पालिका के 3-3 पर्यवेक्षक की टीम बनाई गई है, जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, विधायक, संगठन पदाधिकारी, संभावित दावेदारों से राय मशवरा कर रहे हैं। भाजपा निकाय चुनाव में आंतरिक सर्वे जिलों के संगठन और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर टिकट का आवंटन करेगी। 3 रिपोर्ट के आधार पर सभी सीटों के लिए 3-3 दावेदारों का पैनल तैयार होगा, जिनमें से प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता 25 या 26 दिसंबर को लागू हो सकती है। बुधवार को मसूरी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद और 13 सभासद के लिए भाजपा द्वारा नामित पर्यवेक्षकों राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता और भाजपा के पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल मसूरी पहुंचे और भाजपा के सभी प्रकोष्ठ के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा किया। सभी से एकजुट होकर भाजपा को मसूरी नगरपालिका के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी थी। अभी सरकार की ओर से जो स्थानीय निकाय के लिए नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायतों के लिए जो आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में जो भी प्रत्याशी जो आगे चुनाव लड़ने के लिए जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेने के लिए और एक तरह से कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए कि कार्यकर्ताओं का मत क्या है, उसके लिए हर क्षेत्र में 3 कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक बना करके भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। तो मैं आपको एक बात तो क्लियर कहना चाहूँगा, आज जो ये निकाय चुनाव है उसके निमित्त जो है नगर पालिका मसूरी में आज हम 3 पर्यवेक्षकों के रूप में हमारे जो राज्य मंत्री भी हैं, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेश भट्ट जी हैं और साथ साथ अपने बहुत ही सम्मानित
पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया आदरणीय संजय गुप्ता जी। मैं खुद तीनों लोगों ने बैठ के मोर देन 100 से ज़्यादा लोगों के साथ आज उनके विचार जाने, और बहुत सारे लोग जो भी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में दावेदारी करना उसका अधिकार है, तो उसमें बहुत सारी बहनें ने अपने दावेदारी भी की है और लोग भी आए हैं जिन्होंने विभिन्न नामों पे चर्चा की है। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत में 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम बल के उप महानिरीक्षक डीवी सोनार ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। उप महानिरीक्षक डीवी सोनार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डीआईजी ने एसएसबी की उपलब्धियां बताईं और बल की अभूतपूर्व सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों, कार्मिकों और उनके परिजनों को 61वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गईं। उप महानिरीक्षक ने अमित कुमार महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय रानीखेत की सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने पर और सीमांत मुख्यालय के 3 कार्मिकों को महानिदेशक रजत पदक मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। हमारे 61st एनिवर्सरी डे मनाना है एसएसबी के। ये सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में तैनात है। नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और 2004 से भूटान बॉर्डर में हम तैनात है। यहाँ पर हमने लोगों को सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली तस्करी, इस गतिविधियों को रोकना हमारा मेन कर्तव्य है। एसएसबी चाइनीज़ एग्रेशन के बाद 1962 के बाद जो एक मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन्होंने एक नया फोर्स का क्रिएट करने का सोचा। तो 1963 में एसएसबी को सशस्त्र सीमा बल, जो आज की डेट में जो नाम है उनका, एक स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम पर एसएसबी को गठित किया गया। उनका मेन कर्तव्य था कि बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना। नैनीताल हाईकोर्ट ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासन नियुक्त करने के मामले में राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पहले राज्य सरकार ने जिला पंचायत में निर्वाचन अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया, अब सरकार ने ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक स्टाफ बैठक ली गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व, परिवहन, आबकारी पूर्ति आदि विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यों को लेकर समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तहसील स्तर पर लंबित विभिन्न वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली में इजाफा करते हुए वसूली 50% तक हो, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने के साथ ही राजस्व वसूली में की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हरिद्वार पुलिस ने एसपी जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में ग्राम सलीमपुर में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जनसंवाद कर उन्हें उनके मौलिक अधिकारों, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जारी पुस्तिकाओं का वितरण कर छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के साथ साथ कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की मीटिंग भी की है, जिसमें जितने भी लोग हैं, स्पेशली अल्पसंख्यक, उन सबको उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया है। उनको संविधान से जो अधिकार मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा राइट टू एग्जिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, इन सब के बारे में भी बताया गया है। और दोनों साइड से अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है, जिसमें सबको बहुत अच्छे से भली भांति अवगत कराया गया है। हमारे साथ हमारे ग्राम प्रधान और बाकी सभी लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। हमारे गांव में आए हुए थे पंचायती घर में, और कानून के बारे में जानकारी दी है सीओ साहब ने, और सीओ साहब ने अपनी समस्या भी, गाँव वालों ने भी समस्या बताई अपनी, और उस समस्या के बारे में सीओ साहब ने बोला है इसके समाधान करेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बुधवार को पोखरी में आयोजित हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रकृति के चिटेरे कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। नहीं, देखिए, मैंने अभी विधायक जी ने मुझसे पोखरी क्षेत्र के कुछ पशु अस्पताल कही है, उन्होंने उसको पुनर्निर्माण की और उसकी ठीक कराने की बात कही है, और मैंने आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द जो अस्पताल हैं जिनकी जीर्ण हालत में है उनको जल्द से जल्द ठीक कराऊंगा। पिछले 6 महीने में हमने पोखरी में एक नई गौशाला बनाई है निराश्रित पशुओं के लिए। हमने 17 नए डॉक्टर चमोली जिले को भेजे हैं ताकि यहाँ पे पशुपालन का काम अच्छा चल सके। हमने यहाँ पर एम्बुलेंस भेजी है 1962 की, जो घर घर सेवा दे रही है। तो कोशिश यही है कि लगातार जो हमारे पशु के काम से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर, उनको राहत दी जा सके, उनके पशुओं का ध्यान रखा जा सके और उनका रोजगार बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड में नैनीताल के टूटा पहाड़ क्षेत्र की खाई में 2 युवक अनियंत्रित होकर गिरने से बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस टीम और अग्निशमन कर्मचारियों ने दोनों को मुश्किल हालात में रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल के तलीताल में टूटा पहाड़ नामक स्थल पर टैक्सी स्टैंड के आगे बने पैराफिट पर बैठकर 2 युवक मौज मस्ती कर रहे थे, जब अचानक दोनों गहरी खाई में जा गिरे। दो व्यक्तियों के लुढ़क कर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी करीब 5:30 बजे। मैं अपने स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा, और साथ ही SDRF 108 को हमने तत्काल कॉल कर लिया था। कुछ समय बाद फायर सर्विस SDRF भी मौके पर पहुंच गई थी। हम लोगों ने वहाँ कुछ जनता के लोग भी हमारी मदद के वो आए थे। हम लोग खुद, मैं SO और मेरे साथियों के, हम लोग करीब 150 मीटर नीचे खाई में गए थे। तो उसमें एक लड़का करीब 100 मीटर नीचे खाई में मतलब गिरे हुए अवस्था में मिला था। उसको हमने चिन्हित कर लिया। उसके बाद फिर एक टीम उसमें लगा दी हमने उसको रेस्क्यू करने के लिए, तथा मैं अपने स्टाफ के साथ दूसरे की खोज में नीचे को गया। तो करीब वहाँ से 50 मीटर नीचे दूसरा व्यक्ति भी हमको मिल गया। अब क्या स्थिति? अभी बाकी तो हॉस्पिटल में ले आए हैं इनको, और हम लोग भी यहीं हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं। पहचान हुई? एक का नाम जगत सिंह है, जो यहीं नैनीताल का रहने वाला है। दूसरे का नाम सचिन है, जो चंपावत टनकपुर का रहने वाला है, अभी तक जो जानकारी में आया है हमारे।
न्यायालय के आदेश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मेडिकल संचालकों से अपील की है कि अपने स्टॉक में एक्सपायरी दवाई न रखें। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की प्रक्रिया समझाई जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि वे नियमित रूप से मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचकर जांच करती हैं। माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं कि जो है मेडिकल स्टोर पे एक्सपायरी दवाएं किसी को ना दी जाए, और विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ हमारे हर माह मीटिंग होती है। वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो है दवाइयों का जो भी निस्तारण है, कोई दवाइयाँ डिस्ट्रॉय करनी है वो सही तरीके से होनी है, और मैं उसका पालन लगातार कर रही हूँ कि मेडिकल स्टोर पे जहाँ भी जाना है, जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पर लोगों को इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया जाना है कि एक्सपायरी दवाइयाँ अलग रखनी है, और उसके साथ ही किसी को भी एक्सपायरी दवाई नहीं देनी है, और कोई भी ग्राहक आता है तो उसको दवाइयाँ चेक करा के देनी है। मलकपुर चुंगी पर स्कूल बस चालक के अज्ञात युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई है। स्कूल बस की खड़ी बाइक में लगी साइड तो युवकों ने बस चालक की पिटाई कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांव तेजी से खाली हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजहों में रोजगार के कम मौके, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गांव तेजी से खाली हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजहों में रोजगार के कम मौके, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। सुविधाएं न मिलने की वजह से युवा पीढ़ी पलायन के लिए मजबूर हो रही है। पलायन की वजहों की जांच के लिए प्रवासन आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन इससे भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि आयोग के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर ठीक से जानकारी नहीं जुटाई। पलायन आयोग की यहाँ पर गठन किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि पलायन आयोग के गठन के बाद जो पलायन लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से हो रहा है, मैं पौड़ी की बात करूँ, मैं पिथौरागढ़ की बात करूँ, जहाँ पर सबसे अधिक पलायन हुआ है, तो उम्मीद की गई थी कि कहीं ना कहीं पलायन आयोग अपनी एक रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देगा, जिसके बाद प्रदेश सरकार उसके ऊपर काम करेगी और क्यों गांव से लगातार पलायन हो रहा है उस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। मगर आप दुर्भाग्य देखिए कि पलायन आयोग का यहाँ पे गठन तो किया गया, मगर जो पलायन आयोग के उपाध्यक्ष थे वो खुद पलायन करके पौड़ी से चले। जैसे कि पलायन आयोग का जो दफ्तर यहाँ खुला हुआ था, भले बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ दफ्तर ही खुला है, इस पर धरातल पर तो कोई काम हुआ नहीं है। जबकि इन लोगों को काम ये दिया गया था कि जो उत्तराखंड से या पौड़ी से जो पलायन हो रहा है उसकी अब रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या कारण होंगे, लेकिन दफ्तर से बाहर ये लोग कभी निकले नहीं। और ये जो अपने काम है ग्राम्य विकास या इन जगह से लेते हैं और एक मोटा माटी जो लिख के और वो अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देते। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एक दफ्तर बनाया गया है और कुछ लोगों को बस यहाँ सरकारी तनख्वाह दी जा रही है, इसके अलावा इस दफ्तर का कोई उपयोग नहीं है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि वे नियमित रूप से सरकार को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। इस रिपोर्ट में पलायन के कारणों को बताया गया है और कैसे इसे रोका जाए इसकी सिफारिश भी की गई है। आप लोगों को उस समय जानकारी हुई होगी कि सबसे ज्यादा जो पलायन हुआ है वो हमारे पौड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो अल्मोड़ा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो पलायन हुआ है उसको देखते हुए जो हमारी सरकार ने जो है फिर ये हुआ कि हम लोग कैसे पलायन रोकें। तो इस तरह से पलायन रोकने के लिए हमारे द्वारा जो अभी तक उत्तराखंड सरकार को जो है वो 21 जो रिपोर्ट हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और पलायन को कम करने के लिए और पलायन को रिवर्स करने के लिए जो है इतनी सिफारिशें जो है वो सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार की नीतियों की वजह से पूरे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। वे आगाह करते हैं कि अगर जल्द ही बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत से गांव वीरान हो जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।